हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में भारतीय संघीय व्यवस्था इंडियन फेडरल सिस्टम के विषय में क्या प्रावधान प्रावधानित किए गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सन 1935 के एक्ट के अंतर्गत भारतीय संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। यह योजना क्रियान्वित क्यों नहीं हो सकी। डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम एज एम्बॉडीड इन द एक्ट ऑफ 1935। व्हाई कुड इट नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तत्पश्चात दोस्तों, एक और प्रश्न उठ सकता है आपसे इस टॉपिक से कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की मुख्य विशेषताओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। किन कारणों से यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी। एग्जामिन क्रिटिकली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एज प्रपोज्ड इन द एक्ट 1935। Why could it not be implemented? तत्पश्चात दोस्तों, एक और प्रश्न आ सकता है कि तथाकथित संघीय शासन योजना की यथार्थ संज्ञा भारतीय निरंकुश नरेशों को, जो कि अपने ब्रिटिश स्वामियों के अतिरिक्त और किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है, 270 मिलियन ब्रिटिश भारतीय जनता के लिए विधि निर्माण शक्ति प्रदान करने की योजना होनी चाहिए। दोस्तों, यह कथन था श्री आर.पी. दत्त जी का। आपसे इस कथन के संदर्भ में 1935 की संघीय योजना की विवेचना के विषय में पूछा जा सकता है। तत्पश्चात दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है इस एक्ट से कि सन 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में संघ का क्या स्वरूप था। तत्पश्चात एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम कि सन 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका और विधानमंडल में जो संबंध थे, रिलेशनशिप थी, उनका वर्णन कीजिए। देखा दोस्तों आपने कि इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे उठ सकते हैं इस टॉपिक से। तत्पश्चात दोस्तों, अब हम देखते हैं कि तत्कालीन भारतीय हुक्मरान कौन थे, ब्रिटेन के उच्च पदों पर कौन लोग आसीन थे। ध्यान रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे श्री जॉर्ज फिफ्थ। तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे श्री लॉर्ड वेलिंगटन। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित थे श्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और तत्कालीन भारत राष्ट्र सचिव के पद पर आसीन थे श्री लॉर्ड जेटलैंड। इन्हीं चारों महानुभावों के सानिध्य में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और भारत के परिप्रेक्ष्य में से लागू भी किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप इस तरह के प्रश्न देखें तो आपको यह तो मालूम होना चाहिए कि आखिर संघात्मक व्यवस्था होती क्या है, तभी तो हम बात कर पाएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय योजना के विषय में। देखिए दोस्तों, संघात्मक राज्य होता क्या है इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि एक फेडरल सिस्टम वाले देश में किस तरह की व्यवस्था कायम रहती है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी देश में राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर पर पृथक पृथक सरकारें अस्तित्व में होती हैं, वे कार्यरत होती हैं और अपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपने दिए हुए कार्यों को पूर्ण करती हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था को ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस विषय में यह महत्वपूर्ण तथ्य है। तत्पश्चात दोस्तों, हम देखते हैं कि ब्रिटिश न्यायशास्त्री ए.वी. डाइसी ने संघीय राज्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति एवं प्रांतों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मतलब एक तरफ राष्ट्रीय एकता और शक्ति का भी ध्यान रखना है और प्रांतीय अधिकारों का भी ध्यान रखना है, और यह एक ऐसी राजनीतिक संरचना का निर्माण करती है हमारी संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, जिसमें दोनों इकाइयों में व्यवस्थित तरीके से सामंजस्य होता है। तत्पश्चात दोस्तों, श्री फ्रीमैन ने भी संघात्मक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संघीय शासन वह है जो दूसरे राष्ट्रों के संबंध में एक राज्य के समान हो, किंतु
आंतरिक दृष्टि से वह अनेक राज्यों का योग हो। मतलब अन्य विश्व के देशों के संबंध में वह संघीय राज्य क्या है, एक राज्य है, लेकिन जब आंतरिक दृष्टि से देखें तो वह कई राज्यों का एक योग हो सकता है, जोड़ हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्रीमैन की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर गार्नर ने लिखा है कि संघीय सरकार सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन संयुक्त केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की एक व्यवस्था है। ठीक है, सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन संयुक्त केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं। दोनों सरकारों के क्षेत्र संविधान द्वारा या उस व्यवस्था को जन्म देने वाले संसदीय अधिनियम द्वारा निश्चित होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने प्रोफेसर गार्नर की परिभाषा में किस तरह से संघीय शासन व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर संघ होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो संघ शब्द का अंग्रेजी पर्याय है फेडरेशन, और फेडरेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, संधि या समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट आप इसे देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक राज्य एक नवीन राज्य की स्थापना के उद्देश्य से, लक्ष्य से आपस में मिलते हैं एवं साथ ही नवीन संगठन में अपनी एक विशिष्ट स्थिति भी बनाए रखते हैं, तो उसे दी जाती है दोस्तों संघ की संज्ञा। जैसे आप बोल सकते हैं अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब देखा दोस्तों आपने कि आखिर संघ का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक और व्यवस्था होती है संघ निर्माण की या संघीय राज्य निर्माण की। दोस्तों इसके अंतर्गत पहले के एकात्मक राज्य को दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों भारत और कनाडा, तो अमेरिका भी है संघीय राज्य, भारत और कनाडा भी है संघीय राज्य। अंतर इतना है दोस्तों कि अमेरिका के जो राज्य हैं वो पहले पृथक थे और फिर वापस वे मिलकर एकजुट हुए और अपनी स्थिति को भी बनाए हुए हैं। तो उनकी एक विशेष स्थिति बनी हुई है अपने संघ में। लेकिन भारत और कनाडा के संदर्भ में देखना दोस्तों, यह थे एकात्मक राज्य और जिन्होंने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपने आप को कई इकाइयों के मध्य विभाजित कर रखा है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर राज्य का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, लेकिन अमेरिका के राज्यों की एक अलग विशिष्ट परिस्थिति है अपने संघ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली के भी कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। यह जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रचलित शासन प्रणाली है विश्व में वह है लोकतंत्र। ठीक है, और लोकतंत्र के विविध स्वरूप हैं, जैसे संघात्मक शासन, संसदीय शासन। अब इस संघात्मक शासन के भी कई सारे स्वरूप विश्व में हमको देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप जो विश्व में हमको दृष्टिगोचर होते हैं वे कैसे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम इनमें तुलना करेंगे। हम कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन के मध्य में तुलना करेंगे और व्यवस्थित तरीके से देखेंगे कि आखिर इन तीनों संघ शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, कि आखिर कन्फेडरेशन भी जो संघात्मक शासन प्रणाली है वह क्या होती है, फेडरेशन की संघात्मक जो शासन प्रणाली में क्या व्यवस्था होती है, और यूनियन जिसे हम कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली उसमें किस तरह की व्यवस्था प्रावधानित होती है विश्व में अभी तक। देखते हैं दोस्तों कि पहले केंद्र की स्थिति। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कन्फेडरेशन में जो केंद्र की स्थिति होती है वह सीमित सत्ता वाली होती है, जबकि फेडरेशन में केंद्र और राज्य इनमें संतुलित सत्ता का विभाजन होता है। जबकि यूनियन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्र की स्थिति निर्णायक सत्ता की होती है। ठीक है, भारत क्या है, यूनियन। ठीक, तत्पश्चात ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य की स्थिति क्या होती है। तो देखिएगा, कन्फेडरेशन में राज्य की स्थिति निर्णायक सत्ता की होती है, फेडरेशन में राज्य की स्थिति संतुलित सत्ता की होती है, जबकि यूनियन में राज्यों की स्थिति सीमित सत्ता की होती है, वे मात्र विभागों की भांति ही होते हैं। तत्पश्चात दोस्तों एक और हम देखते हैं अंतर इनमें कि संविधान संशोधन की शक्ति आखिर
संघात्मक शासन प्रणाली के इन स्वरूपों में किसे प्राप्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, कन्फेडरेशन में संविधान संशोधन की शक्ति राज्यों को प्राप्त होती है, जबकि फेडरेशन में केंद्र और राज्यों में संविधान संशोधन की शक्ति का व्यवस्थित वितरण होता है। जबकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनियन में केंद्र को ही शक्ति होती है, बहुत ही कम मात्रा में राज्यों को इसमें शक्ति दी जाती है विशिष्ट विषयों के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि आखिर कन्फेडरेशन का उदाहरण कौन सा देश हो सकता है, फेडरेशन का उदाहरण विश्व में कौन सा देश है और यूनियन का उदाहरण विश्व में कौन सा देश हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसी बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है कन्फेडरेशन, ठीक, अमेरिका यूएसए है फेडरेशन, और भारत और कनाडा है दोस्तों यूनियन। तो भारत और कनाडा के संदर्भ बोलते हैं इन्हें यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। अमेरिका क्या है? फेडरल स्टेट, और ऑस्ट्रेलिया क्या है? कन्फेडरेशन है, ठीक है। अब आपने समझा कि आखिर संघात्मक शासन प्रणाली के विभिन्न स्वरूप विश्व में किस तरह से प्रचलित हैं अलग अलग देशों में। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर संघात्मक शासन प्रणाली का आधार क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस शासन प्रणाली में संविधान सबसे महत्वपूर्ण होता है। संविधान लिखित और कठोर प्रकृति का होता है कि उसमें आसानी से संशोधन न किया जा सके। यह आधार होता है संघात्मक शासन प्रणाली वाले संघीय राज्यों का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्र और राज्य में दोनों की अलग अलग पृथक पृथक सरकारें होती हैं, और जो उनका शक्ति वितरण होता है तो वह एक व्यवस्थित तरीके से होता है, और दोनों इन शक्तियों का व्यवस्थित तरीके से अपने अपने क्षेत्र में उपभोग करती हैं। तत्पश्चात दोस्तों, न्यायपालिका की संघीय शासन व्यवस्था में एक विशेष स्थिति होती है। जब भी संघ और इसकी इकाइयों अर्थात राज्य में शक्ति वितरण संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं तो इन विवादों का निस्तारण का अंतिम अधिकार होता है वहां के सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। तो यह होती है संघात्मक शासन प्रणाली के आधार। अब दोस्तों हम बात करते हैं आखिर संघात्मक शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली के 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, अनेकता में एकता को जन्म देना। दूसरा, देश में या अपने संघीय राज्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि सत्ता एक व्यक्ति या एक संस्था के पास रहती है तो वह पथभ्रष्ट हो सकती हैं, तानाशाह होती हैं। इसीलिए संघात्मक शासन प्रणाली में सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपना लक्ष्य बनाया। शासन का निक्षेपण, यह 3 है संघात्मक शासन प्रणाली के उद्देश्य। जब भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 मार्कर जैसे प्रश्न आए तो आप इस अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली के आखिर लक्षण क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश होते हैं वहां पर लिखित और सुस्पष्ट संविधान होता है, क्योंकि दोस्तों हमने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से 100 बका और 1 लिखा, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई व्यक्ति या कोई पद उच्च नहीं होता, सबसे उच्च होता है संविधान। न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कार्यपालिका हो, तीनों को इसी से शक्तियां प्राप्त होती हैं और वे अपनी शक्तियों का उपभोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर क्या होगा? संविधान। शक्तियों का न्यायोचित विभाजन, तो जो संघ और उसकी इकाइयां हैं उनमें शक्तियों का एक न्यायोचित विभाजन होता है पारस्परिक सामंजस्य से। तत्पश्चात दोस्तों, नॉर्मली संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। एक उस संघ की इकाई अर्थात राज्य की नागरिकता और एक उस संघ की नागरिकता। तो 2 तरह की नागरिकता होती है दोस्तों। अमेरिका में इसी तरह की दोहरी नागरिकता है। तत्पश्चात दोस्तों, एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जो कि संघ और उसकी इकाइयों में मतभेद होने पर उन मतभेदों का, उन विवादों का निस्तारण कर सके। तो दोस्तों, किसी भी संघीय सरकार के आवश्यक लक्षण है, ध्यान रखिएगा, दोहरी नागरिकता का होना,
या न होना संबंधित राज्य पर, संबंधित देश पर निर्भर है। जैसे भारत एक यूनियन है, संघात्मक राज्य तो भारत भी है, लेकिन यहाँ पर एक हरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो दोहरी नागरिकता को छोड़कर बाकी सभी जो बात करी हमने आवश्यक लक्षण लगभग कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में समान होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 1935 के अधिनियम में जो भारत के संदर्भ में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम में भारत में भारतीय जो प्रांत थे, तत्कालीन 11 भारतीय प्रांत थे और देशी रियासतें, मतलब उस समय पर लगभग 500 के करीब देशी रियासतें थी, उन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की थी दोस्तों। इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में तत्कालीन 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी वाले प्रांत, जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे संघ शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज, तो आप यूनियन टेरिटरीज जैसा मान सकते हैं 6 चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों को। और दोस्तों इसमें देशी रियासतों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 भारतीय प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में इस संघ में शामिल होना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन जो देशी रियासतें थी जिनकी संख्या लगभग 500 थी, उन्हें इस संघ में शामिल होना ऐच्छिक था। ठीक है, यदि वे शामिल होना चाहती हैं तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात प्रवेश लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। दोस्तों एक विचित्र बात यह है कि इस प्रवेश लेख में समस्त नियम और शर्तें लिखी तो होती थी जो कि देशी नरेशों को मान्य होती थी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस प्रवेश लेख की जो नियम और शर्तें देशी रियासतों की स्थिति के हिसाब से अलग अलग होती थी। मतलब अलग अलग रियासतों से इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो लिखित शर्तें हैं वे भिन्न भिन्न हो सकती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह की जो प्रस्तावित संघीय व्यवस्था थी भारत में, उसका उद्देश्य एक ही था कि प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के मध्य जो झगड़े होते थे, जो विवाद होते थे, उनको सदैव के लिए दूर कर देना। यही इस प्रस्तावित संघीय व्यवस्था का भारत में लक्ष्य था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं तत्कालीन अखिल भारतीय संघ में इकाइयां क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिश भारतीय प्रांत कितनी संख्या थी उस समय 11, देशी रियासतें कितनी संख्या है लगभग 500 और चीफ कमिश्नरों वाले प्रांत जिनकी संख्या है लगभग 6। यह तीनों इकाइयां मिलकर ही अखिल भारतीय संघ को बनाती थी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इस प्रस्तावित संघीय योजना में क्या विचित्रताएं थी, क्या एबनॉर्मल फीचर्स थे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला है इसकी विचित्रता, विचित्र संघ, इम्प्रैक्टिकेबल फेडरेशन। संघ की जो इकाइयां थी उनमें किसी भी तरह की समानता न होना, डिसिमिलरिटी बिटवीन यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। तत्पश्चात संघ की इकाइयों के अधिकार क्षेत्र समान न होना, डिसिमिलरिटी बिटवीन द राइट्स ऑफ यूनिट्स। देशी रियासतों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, मोर रिप्रेजेंटेशन टू नेटिव स्टेट्स। अनुत्तरदायी शासन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इरिस्पांसिबल गवर्नमेंट। ब्रिटिश संसद को इस कानून में संशोधन का अधिकार, राइट ऑफ अमेंडमेंट एज गिवन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। शक्तिहीन संघीय न्यायालय, पावरलेस फेडरल कोर्ट। पृथक निर्वाचन प्रणाली, एक्सपेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। निम्न सदन का अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ लोअर हाउस। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था न होना, नो प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। गवर्नर जनरल की अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था का होना, प्रोविजन ऑफ रेसिड्यूरी पावर टू गवर्नर जनरल। तत्पश्चात प्रस्तावित संघीय योजना के अन्य दोष, अदर डिफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड फेडरल स्कीम। देखिए दोस्तों, यह प्रस्तावित संघीय योजनाओं की विचित्रता थी। तो दोस्तों देखा आपने प्रस्तावित संघीय योजनाओं की विचित्रताओं के विषय में सिनॉप्सिस के माध्यम से एक छोटा सा हमारा प्रस्तुतिकरण। अब दोस्तों हम इन्हीं सभी चीजों को एलिब्रेट तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रस्तावित संघीय योजना में वैसे तो संघ के समस्त लक्षण मौजूद थे।
इसीलिए दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 एक कठोर प्रकृति का संविधान, कठोर प्रकृति की विधि रहा है। इस योजना के परिणाम स्वरूप दोस्तों शक्ति का जो विभाजन था वह विभाजन हुआ था केंद्र और प्रांतों में। दोस्तों अब हम देखते हैं एक एक करके इसी प्रस्तावित संघीय योजनाओं की विचित्रता के विषय में। आप जानेंगे कि आखिर यह एक्ट किस तरह से विचित्र था और यह एक्ट की जो यह संघीय योजना थी वह भी कैसे विचित्र थी। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं विचित्र संघ। ठीक है दोस्तों, इम्प्रैक्टिकेबल फेडरेशन। ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत के लिए जिस संघ का प्रस्ताव किया उसकी निर्माण प्रक्रिया पूरी ही विचित्र थी। यदि विश्व के हम संघीय राज्यों को देखें जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे अन्य संघीय राज्य, उनसे यह संघ पूर्णतः पृथक था। ध्यान रखिएगा, विश्व के जितने भी संघीय राज्य हैं उनका निर्माण कैसे हुआ था दोस्तों? संपूर्ण सत्ताधारी राज्यों के स्वेच्छापूर्ण सहमति से उस संघ में शामिल होने से। ठीक है, और इस संघ में शामिल होने वाले राज्यों ने अपनी स्वेच्छा से कुछ शक्तियां अपने संघ को सौंपी थी। तो दोस्तों यह है संघीय राज्य निर्माण की एक विधि। लेकिन जो हमारे भारत में होने वाला था प्रस्तावित भारतीय संघ, उसमें ब्रिटिश प्रांतों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होना था, लेकिन देशी रियासतों को ऐच्छिक रूप से सदस्यता का प्रावधान किया कि देशी राज्य चाहें तो इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में शामिल हो या न हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह कैसा संघ था। बस इसका एक उद्देश्य था कि केवल और केवल कैसे ब्रिटिश हितों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो देखा आपने दोस्तों इस विचित्र संघ के बारे में जिसकी निर्माण प्रक्रिया ही विचित्र थी, दोषपूर्ण थी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं संघ की इकाइयों में समानता न होना, डिसिमिलरिटी बिटवीन यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। दोस्तों विश्व के किसी भी संघीय राज्य में आप देखें तो उसके अंतर्गत आने वाली जो इकाइयां होती हैं उनमें शासन और पदों में एक समानता, सिमिलरिटी होती है। लेकिन दोस्तों भारत के संदर्भ में जो यह प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ था उसके संदर्भ में यदि देखें तो इस संघ की जो इकाइयों में क्या थे दोस्तों, तो देखिए ब्रिटिश सरकार के इस संघ में गवर्नरों के प्रांत शामिल थे। गवर्नरों के प्रांत में दोस्तों क्या था, उत्तरदायी शासन प्रणाली पहले से चल रही थी। दूसरी बात दोस्तों 6 चीफ कमिश्नरी के प्रांत थे दोस्तों, जिनको अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार था, और लगभग दोस्तों 500 देशी रियासतें थी जिनमें स्वेच्छाचारी शासन था। इन सब को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो देखा दोस्तों कि इस प्रस्तावित संघ की तीनों इकाइयां ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, उनमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं थी। तत्पश्चात दोस्तों एक और विचित्रता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं कि संघ की इकाइयों के अधिकार क्षेत्र समान न होना, डिसिमिलरिटी बिटवीन टू राइट्स ऑफ यूनिट्स। ब्रिटिश सरकार की संघीय योजना की प्रवेश शर्तें दोस्तों तीनों ही इकाइयों के लिए समान नहीं थी, उनकी शक्तियां भी अलग अलग थी। संघीय इकाइयों को दिए जाने वाले प्रवेश पत्र में शर्तें जो थी वह अलग अलग रियासतों के लिए भिन्न भिन्न थी। इस संघ की सबसे बड़ी विचित्रता यह थी दोस्तों कि केंद्रीय शक्तियां प्रांतों के लिए समान और देशी रियासतों के लिए अलग अलग थी। मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए केंद्र की शक्ति एक अलग तरह से और देशी रियासतों के लिए अलग अलग तरीके से थी केंद्र की शक्तियां, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या प्रवेश पत्र में जो लिखित शर्तें नियम थे उसके हिसाब से देशी रियासतों ने स्वयं को इस संघ में शामिल करना था। खैर वो शामिल नहीं हो पाई, वह बात अलग थी। ध्यान रखिएगा देशी रियासतों के जो शासक थे वही प्रवेश पत्र के संबंध में जो भी नियम शर्तें होती हैं उन्हें निश्चित करते थे। देखिए दोस्तों, देखा दोस्तों आपने कि संघ की इकाइयों के अधिकार क्षेत्र समान भी नहीं थे। यह भी एक विचित्रता थी इस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की। अब बात करते हैं हम दोस्तों इस प्रस्तावित एक्ट की एक अन्य विचित्रता पर। देशी रियासतों को अधिक प्रतिनिधित्व, मोर रिप्रेजेंटेशन टू नेटिव स्टेट्स। संघीय राज्यों में प्रायः यह देखा जाता है दोस्तों कि केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में
समस्त इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन इस प्रस्तावित संघ में प्रांतों की अपेक्षा देशी रियासतों को अधिक महत्व दिया गया। देखते हैं दोस्तों, जैसे हम यूएसए में 50 स्टेट हैं, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे कि अमेरिका के जो केंद्रीय विधानमंडल का उच्च सदन है, जिसे हम नाम देते हैं सीनेट में हर राज्य को, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी ओर से दो सदस्यों को, दो प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार होता है। और इसलिए वहां के सीनेट की सदस्य संख्या है, ऊपरी सदन की सदस्य संख्या है 100, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तत्कालीन भारत में जो 40% भूभाग था वह देशी रियासतों के अंतर्गत आता था और 60% भूभाग आता था ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के अंतर्गत। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देशी रियासतों के अंतर्गत भारत की 20% जनसंख्या समावेशित थी, तो 80% जनसंख्या समावेशित थी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी प्रांतों में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब 20% आबादी को एक ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया केंद्रीय विधानमंडल में, जबकि 80% आबादी वाले हिस्से को कम रिप्रेजेंटेशन दिया केंद्रीय विधानमंडल में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं इसकी अन्य अविचित्रता पर कि अनुत्तरदायी शासन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इरिस्पांसिबल गवर्नमेंट। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे देश के लिए इस प्रस्तावित संघीय योजना में हमको भारतीयों को वास्तविक सत्ता नहीं दी गई दोस्तों। गवर्नर को ही वास्तविक शासक बनाया गया, गवर्नर जनरल को ही वास्तविक शासक बनाया गया। शासकों को केंद्र और प्रांत में व्यापक शक्तियां दी। विधानमंडलों के शक्तिहीन होने का प्रमुख कारण इन गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को प्राप्त संरक्षण और रक्षा कवच थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश के राजस्व का जो खर्च होना था उसका 80% भाग पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नियंत्रण था और 20% को भी, जो 20% भाग बचता था उसको भी गवर्नर जनरल अपने को प्राप्त संरक्षण और रक्षा कवचों के द्वारा नियंत्रित कर लेता था। तो दोस्तों यह विचित्रता थी इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघीय योजना की कि इसमें अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे दोस्तों और खाने के कुछ और थे इस एक्ट में। तत्पश्चात दोस्तों हम एक और विचित्रता की ओर चलते हैं कि ब्रिटिश संसद को इस जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 उसमें संशोधन का अधिकार दिया गया और इसके अंतर्गत दोस्तों भारतीय विधानमंडल केवल ब्रिटिश संसद को प्रार्थना कर सकते थे किसी भी अमेंडमेंट या संशोधन के लिए, ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों एक और चीज देखते हैं हम इसमें कि शक्तिहीन संघीय न्यायालय। दोस्तों इस संघीय योजना के अंतर्गत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसने 1937 में अपना कार्य आरंभ भी कर दिया। लेकिन दोस्तों इस एक्ट के अंतर्गत शक्तिहीन बनाया गया दोस्तों। इस न्यायालय के जो फैसले हैं उनके खिलाफ जो अपीलें हो सकती थी वह प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। यह एक महत्वपूर्ण विचित्रता थी इस एक्ट और इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघीय योजना की। तत्पश्चात दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, एक्सपेंशन किया गया दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत में सांप्रदायिक विभाजन के लिए 1909 से ही प्रयास चालू कर दिए थे मार्ले मिंटो एक्ट से और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी इसे जारी रखा और जारी ही नहीं रखा, इसे और एक्सपेंशन दिया, इसे और विस्तारित किया। दोस्तों इस प्रणाली में प्रांतीय प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता था जबकि रियासतों के जो प्रतिनिधि होते, देशी रियासतों के प्रतिनिधि, उन्हें वहां के शासक नियुक्त करते थे, मनोनीत करते थे।
तो दोस्तों यह भी थी इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की एक अन्य विचित्रता। अब मैं एक और विचित्रता की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं दोस्तों, निम्न सदन का अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ लोअर हाउस। दोस्तों इस एक्ट और इस एक्ट में प्रस्तावित इस अखिल भारतीय संघ की योजना की एक और विचित्रता थी दोस्तों कि केंद्रीय विधानमंडल में जो निम्न सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। और दोस्तों इस निर्वाचन का उद्देश्य क्या था? इस तरह के निर्वाचन का वह था राष्ट्रवादी तत्वों को समाप्त कर देना, उनकी स्थिति को दुर्बल कर देना। इस प्रकार की व्यवस्था दोस्तों विश्व के किसी भी संघीय राज्य में दृष्टिगोचर नहीं होती है। और निम्न सदन को दुर्बल बनाने के लिए दोस्तों अंग्रेजों ने उच्च सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया। ठीक है, यह एक विचित्रता थी दोस्तों। निम्न सदन किसी भी संघीय राज्य में काफी महत्वपूर्ण रहता है और ऊपरी सदन के चुनाव नॉर्मली होते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन से और निम्न सदन के चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन से। लेकिन भारत में यह प्रस्तावित अखिल भारतीय योजना एक उल्टी व्यवस्था हमारे सामने पेश करती है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की व्यवस्था न होना। दोस्तों किसी भी संघीय राज्य में, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। तो संघीय जो राज्य होता है उसमें इस तरह की जो व्यवस्था प्रावधानित की जाती है, लेकिन हमारे देश में इस व्यवस्था को अपनाने के बाद भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया अखिल भारतीय संघीय योजना में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं गवर्नर जनरल की अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा आखिर अवशिष्ट शक्ति होती क्या है। तो अवशिष्ट शक्ति मतलब क्या होती है दोस्तों? वे विषय जो न तो केंद्रीय सूची में शामिल है, न राज्य सूची में शामिल है, न ही समवर्ती सूची में शामिल है, तो वह विषय क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट विषय। और इन अवशिष्ट विषयों पर जो शक्तियां प्राप्त थी इस एक्ट में, वह थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था कि वह अवशिष्ट शक्तियों का विभाजन संघ की इकाई अर्थात केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में किस प्रकार करें। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों एक और विचित्रता थी इसकी कि प्रस्तावित संघीय योजना के अन्य दोष। तो दोस्तों हम देखते हैं कि और क्या विचित्रताएं थी इसमें। तो सबसे पहली विचित्रता थी दोस्तों प्रस्तावित संघ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और भारत राज्य मंत्री की स्थिति को और सुदृढ़ किया गया। जबकि दोस्तों विश्व के किसी भी संघीय राज्य में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद होता है वह संवैधानिक प्रधान का पद होता है। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों विश्व के समस्त संघों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, जबकि भारतीय संघ में केवल एक नागरिकता, इकहरी नागरिकता की ही बात की गई। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान रखा गया। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज है इस संघ की विचित्र विशेषता की कि केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन को निम्न सदन के समान अधिकार प्रदान किए गए, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जाता। क्योंकि दोस्तों निम्न सदन को ज्यादा पावर प्राप्त होती है संघीय राज्यों में और उच्च सदन को उसकी तुलना में थोड़ी कम पावर प्राप्त होती है संवैधानिक रूप से। दोस्तों आपने देखा इस विचित्र संघ की योजना के बारे में और इस विचित्र संघ की विचित्रता के बारे में। तो दोस्तों देखा आपने इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में कितनी विचित्रताएं थी। इसीलिए दोस्तों यह संघ तो बनना ही नहीं था। अब बनना नहीं था तो दोस्तों इसको डिमोलिश भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों ने कैंसिलेशन ऑफ द फेडरल प्लान मतलब भारत के संबंध में जो प्रस्तावित संघीय योजना थी उसको रद्द किया। अब वो रद्द क्यों किया, कैसे किया दोस्तों, उसके विषय में बात करते हैं हम कि इस प्रस्तावित संघीय योजना से न तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न ही मुस्लिम लीग, न ही हिंदू महासभा, न ही तत्कालीन उदारवादी, कोई भी इससे सहमत नहीं था दोस्तों। देशी नरेशों को डर लग रहा था दोस्तों कि इस संघीय योजना को यदि वे स्वीकार कर लेंगे तो वहां की जनता, उनकी रियासतों की जनता प्रगतिशील और राजनीतिक चेतना के कारण अपने संवैधानिक अधिकारों की मांगे प्रस्तुत करेंगी, जिससे उनकी जो शक्ति में बाधा आएगी। तो इसीलिए वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे और वे शामिल भी नहीं हुए।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1935 में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जो इस योजना को बनाया था उसके ऊपर यदि हम दृष्टिपात करें तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि इसमें संघीय राज्य अर्थात संघवाद के बुनियादी सिद्धांतों की उपेक्षा की गई थी। अब दोस्तों इसमें संघीय शासन व्यवस्था के जो बुनियादी लक्षण ही नहीं होंगे तो आखिर यह योजना काम भी कैसे कर पाती। तो अच्छा ही है कि यह योजना रद्द कर दी गई। तो दोस्तों इसका भारतीय जनता और देशी रियासतों द्वारा लगातार विरोध करने पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 11 सितंबर 1939 को इस योजना को रद्द कर दिया। इस प्रकार से यह अखिल भारतीय संघ की रचना का जो एक परिकल्पना की गई थी वह परिकल्पना स्वयं समाप्त हो गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में श्री वजीर हसन ने लिखा है। श्री वजीर हसन मुस्लिम लीग के सन 1936 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने इस अधिवेशन में अपना व्यक्तित्व दिया कि वास्तव में ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर एक ऐसा संविधान लाद रही है जो किसी को पसंद नहीं है, जिससे कोई सहमत नहीं है। एक विचित्र कुरूपता का आविष्कार किया गया है और वह संविधान के आवरण में भारत को भेंट की जा रही है। यह जनतंत्र विरोधी है। यह एक्ट देश के प्रतिक्रियावादी तत्वों को बल देगा और प्रगतिशील विकास में हमारी सहायता करने के बजाय जनतंत्र और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर शक्तियों को कुचल देगा। तो देखा दोस्तों श्री वजीर हसन ने किस प्रकार से इस प्रस्तावित योजना की और इस एक्ट की आलोचना की थी हमारे सामने। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इस प्रस्तावित संघ और इस एक्ट के विषय में लिखा था दोस्तों कि संघात्मक ढांचा इस प्रकार बनाया गया था कि कोई भी वास्तविक प्रगति असंभव, क्योंकि इसकी रचना प्रतिक्रियावादी थी जिसमें आत्म विकास के अंकुर नहीं थे। क्रांतिकारी परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आत्म विकास के अंकुर ही नहीं है तो क्रांतिकारी परिवर्तन का तो क्या प्रश्न उठेगा। यह एक ब्रिटिश सरकार के राजाओं, जमींदारों और दूसरे प्रतिक्रियावादी तत्वों के संबंध को मजबूत करता है। भारतीय धन, सैनिक, विदेशी मामले पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ही रहे और इस एक्ट में वायसराय को पहले से अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। तो दोस्तों यह थी इस प्रस्तावित संघीय योजना के बारे में भारतीय राजनेताओं के कमेंट, उनके द्वारा की गई आलोचना है। और दोस्तों इन आलोचनाओं में दम तो दिखता है। दोस्तों आपने देखा जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो उसमें जो प्रस्तावित भारतीय संघ की योजना थी वह किस प्रकार की थी। क्या उससे भारतीय हित सध रहे थे कि ब्रिटिश हित सध रहे थे। आपने इस लेक्चर के माध्यम से सब कुछ चीज़ें एनालिसिस की होगी। दोस्तों आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। एक बार पुनः धन्यवाद।